एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, कौन डिसाइड करता है ये? एंड यू डोंट सक्सीड, दैट लीड्स टू एनी काइंड ऑफ नोटोरियस डिसीजन. मौका जब आपके सामने आता है तो उसकी शक्ल ढकी हुई होती है और पीछे से वो गंजा होता है. पेरेंटिंग इन टुडेज टाइम इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. What is fear to you? कोई आपके कहने से आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं रुकेगा. A 17-18-year-old, his mind will go in all directions. I need a break after a break. Do you think आज की डेट में divorce rate has increased? Validation is not about how many likes you get on your social media post. Hello guys and welcome back to today's podcast. Thank you so much for tuning into AP Podcast and thank you so much for giving your precious time. Thank you so much for giving so much of love and support to our previous episode. And talking about today's episode, guys, आज का जो episode है, it is something that is really not leaned in towards any one contemporary topic. It is attached with so many topics. आज की जो conversation है, मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद मैं अपने प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी कन्वर्सेशन कर पाया था जहाँ पे मैंने इतनी प्योरिटी से और इतने साफ दिल से किसी से बात करी थी. तो ये जो पॉडकास्ट है, इसमें शायद आपको कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या फिर ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी जिससे आपको कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ मसाला मिलेगा. बट दिस पॉडकास्ट इज श्योरली गोइंग टू टीच यू अबाउट द वेरी सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, दैट हाउ एक्चुअली लाइफ इज and how it's being portrayed on social media and throughout your society also. तो आज के जो पॉडकास्ट के गेस्ट है वो है कैप्टन धर्मवीर सिंह सर, जिनको हम कैप्टन डीवीएस भी बोलते हैं. डीवीएस सर के साथ बात करके मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मुझे इनके साथ बात करके बहुत मज़ा आया. आई रियली होप दैट यू गाइज विल श्योरली टेक समथिंग फ्रॉम हिम. And the most best thing about this podcast was just started like this. It was completely unfiltered. There was no 3, 2, 1 action. We just started the recording button and voila, there we were. So without wasting any of your time, let's directly roll into this podcast and actually understand life. So AP Podcast rolling in 3, 2, 1. That's what acting is all about. To stay yourself in front of the camera. That's acting. हर कोई बदल जाता है. सुंदर, बॉडी बिल्डर, ऐसे तो बहुत लोग हैं. बट नॉट एवरीबडी इज अ मॉडल और एन एक्टर. Yes. No. Keep going. No, that's it. No, there is no need to. Yes, we can stick on this conversation actually about acting and stuff. So Bombay में there is a saying. I shouldn't use the word, but लोग कहते हैं कि एक्टर एंड डैश पैदाइशी होते हैं. ओके. तो वो आप में है या नहीं है. That's it. ये एक्टिंग का आपका अंदर कैसे आ गया? मतलब इज इट बिकॉज ऑफ द रियलिटी शोज दैट यू हैव बीन टू? नहीं, मुझे एक्टिंग करने जैसा कुछ नहीं था. एक कीड़ा था मेरे अंदर, एक तो बॉम्बे जाने का. बचपन से ही मुझे मेरी जो लिमिटेशंस थी उसके बियॉन्ड जाना बहुत अच्छा लगता था. और ये इंस्टिंक्ट ऐसी चीज़ें होती हैं कि टेंजिबल नहीं होता. पर गोरखपुर जैसे शहर में 8वीं में 1992 में अपने जन्मदिन में बुआ, चाची, पड़ोसी सबसे मैंने पैसे मांगे थे कि मुझे पैसे दे दो, गिफ्ट मत देना मेरे बर्थडे में. क्योंकि मुझे प्यूमा ट्रिनोमिक करके एक जूता 1599 रुपये का, 1992 की मैं बात कर रहा हूँ, 1992, लिटरली 30 years फ्रॉम टुडे, वो 1600 रुपये का जूता खरीदना था. और जिसके बारे में सुन के मुझसे ज़्यादा मेरे फादर को लोगों ने बोला कि क्या परवरिश दे रहे हैं आप, आपका बच्चा 1600 रुपये का जूता खरीद के लाया. बट मुझे वो पहनना था जूता, क्योंकि बस कोई एक्सपोजर नहीं था. मैं गोरखपुर से बाहर तक नहीं गया था कभी अपनी 8वीं तक. लखनऊ वाज मैक्स, वो भी मैं दूसरी क्लास मैंने लखनऊ से की है. तो ये चीज़ जब आपके अंदर होती है, 9th में मैं था, इंटरमीडिएट कॉलेज में क्रिकेट का कंपटीशन तो नहीं मैं कहूँगा, एक ट्रायल जैसी चीज़ चल रही थी. मैं वहाँ पे गया
और सिलेक्ट हो गया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिनको आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, बट यू एक्चुअली डोंट नो हाउ मच ऑफ इट यू हैव इन यू। कभी आपने ट्राई नहीं किया, इसलिए आपके वो लिए वो चीज़ नहीं बनी है। बट अगर आप ट्राई करो तो कई बार शायद वो चीज़ आपके लिए बनी है। तो धीरे धीरे करते करते जब स्टैटिस्टिकली आपके झोले में 5 ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे आपने चांस लिया और वो चीज़ें क्लिक कर गई, देन यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट एंड यू बिकम मोर ऑफ अ रिस्क टेकर। तो इसमें किसी की कोई पैदाइशी रिस्क टेकर नहीं होता, कोई पैदाइशी बहुत कॉन्जर्वेटिव नहीं होता। आप लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें करते हो, कहीं उसको तोल नाप नहीं सकते, लेकिन इनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको कहीं ना कहीं अंदर से हर रोज़ चेंज करते हैं कि आप रिस्क टेकर बनोगे या कंजर्वेटिव बनोगे। जब चीज़ें आपके फेवर में होती हैं तब आप कुछ और बनते हो, जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं बनती हैं तब आप कुछ और बनते हो। यही शेयर मार्केट है, हर रोज़ 50 लोग एंट्री मार रहे हैं, 50 लोग एग्जिट मार रहे हैं। मार्केट बुरा नहीं है, आपकी एंट्री और एग्जिट का टाइम बुरा है, आपका टेम्परमेंट बुरा है। बनाने वाले पैसे बना रहे हैं, डूबने वाले डूब रहे हैं। मार्केट वही है, रेट वही है, वही शेयर ऊपर जा रहा है, वही शेयर नीचे जा रहा है। सो एक ऑडिशन के लिए कॉल आया आपको? हाँ, और ये तब की बात है जब आर्मी से निकलने के बाद मैंने अपना एग्जीक्यूटिव कोर्स किया था नारसी मोंजी से, NMIMS मुंबई से। और 4 महीने हुए थे मुझे अपनी नौकरी के, टाटाज में मैं काम करता था, और मेरे डेस्क पे कॉल आई। तो उन्होंने मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया। तो मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे लिए कॉल है। फिर जब उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट ब्रोशर में ये आपका पेज नंबर पे दिस इज़ हु वी आर रीचिंग आउट टू, तो मैं वहाँ पे गया, बॉस से झूठ बोल के गया और एक पन्ना पकड़ा दिया उन्होंने कि जी ये सवाल शीशे के सामने प्रैक्टिस करके आइएगा। सो द पॉइंट दैट वी जस्ट डिस्कस्ड कि देयर वाज नथिंग टू लूज़ फॉर मी। मैं ऑडिशन देखने गया था कि लोग बम्बई आके ऑडिशन में करते क्या हैं, और उन सवालों का कोई ऐसा जवाब नहीं था जो मुझे नहीं पता था, सब कुछ मेरे बारे में था। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे जाके लगी, बड़े शहरों में आके मुझे ये समझ में आया कि हिंदी बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। और इसका रीज़न क्या था? आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो वेयर वी एज अ सोसाइटी वी आर हेडिंग, कहाँ हमारा पढ़ाई लिखाई और सिलेबस या सारी चीज़ें, ये मजाक कितना सीरियस हो गया है दैट आई स्कोर्ड जस्ट आई बेयरली पास्ड माई हिंदी एग्ज़ाम इज समथिंग दैट आई गेट टू हियर फ्रॉम द यंगर जनरेशन वेरी ऑफन। And somewhere I feel people take pride in it, telling others that I don't know Hindi. और ये उस ऑडिशन में मुझे समझ में आया कि हिंदी अच्छे से बोल पाना भी अपने आप में कितनी बड़ी काबिलियत है। और उन सवालों के जवाब सिर्फ ये सोच के मैं दे रहा था कि मैं यहाँ मज़े लेने आया हूँ, और ये ऑडिशन आज देखता हूँ क्या होता है। एंड आई स्पेंड गुड 1 hour विद देम। नीचे आके उस बंदे ने मुझसे जब ये बोला कि जितने पैसे मांगना होगा मांग लेना, आप ज़रूर जाओगे, तब तक मैंने उसका विश्वास नहीं किया, जब तक कि एक दिन मेरे ऑफिस में बड़े वाले लिफाफे में एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया जिसमें मेरे साइनिंग अमाउंट, डेली कॉस्ट एंड ऑल ऑफ दैट वाज मेंशन्ड। ये शो कौन सा था जिसका दिस इज बाय द वे कलर्स चैनल वाज लॉन्च्ड विद दिस शो एंड दिस वाज खतरों के खिलाड़ी सीजन 1। अक्षय कुमार वाज द होस्ट और इसकी पूरी शूटिंग जोहानिसबर्ग में हुई। ओह या, सो दैट वाज अ गुड ब्रेक, बट आई थिंक दैट वाज ज़िंदगी का पहला ऐसा इंस्टेंस था वो जहाँ पे मुझे ये लगा कि कन्वेंशनल चीज़ों से ज़्यादा कुछ शायद भगवान ने दिया है मुझे, और मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड एज आई सेड, आप एक्सप्लोर करते नहीं हो, आप पहले ही मान के चलते हो कि ये मेरे लिए नहीं है, या हम कॉलिंग का वेट करते हैं। कॉलिंग का हम वेट करते हैं, और कई बार वो कॉलिंग आती भी है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि मौका जब आपके सामने आता है तो उसकी शक्ल ढकी हुई होती है और पीछे से वो गंजा होता है, तो आपको मौका ढूंढना होता है, और अगर वो निकल गया और अगर आप पीछे से उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो गंजा है वो दोस्त, फिसल जाएगा, हाथ नहीं आएगा वो। किसी और ने तब तक उसके चेहरे से नकाब हटा के उसका रूबरू कर लिया होता है। आपका लॉस किसी और का गेन। So that's how I got into this industry of TV, camera, and over a period of time I think I got comfortable with it. हर एक चीज़ के साथ आपको एक कंफर्ट आ जाता है टाइम के साथ।
एंड यू वर इवन द फर्स्ट रनर अप राइट इन या खतरों के आई वॉज द खिलाड़ी। रनर अप या। तो उसके बाद डिडंट यू गेट दिस थिंग कि आई शुड कंटिन्यू विद दिस, यार अब हटाओ बाकी चीज़ें, अब नहीं, तो अगर लाइमलाइट मिलना शुरू हो गई है। ऐसा कोई बोले कि बाकी हटाओ जैसा सीन था तो वो झूठ बोलेगा। मेरी फैमिली भी मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जितना कि टीवी या किस तरीके से मैं लाइफ में पैसा और नाम कमाता हूँ। और कहीं ना कहीं सब कुछ एक बैक सीट ले रहा था जब तक मैं टीवी इंडस्ट्री में रहा। सिंस आई वॉज ऑलवेज मैरिड, आई हैड 2 kids, आई हैव ट्विंस, सो आई गेस छोटे परिवार से हम लोग अचानक से बड़े परिवार हो गए। वी बिकेम टू मच। So I guess it was a very conscious call that I took, that I have to get back to the conventional way of parenting, क्योंकि वही मैंने देखा था अपनी पूरी ज़िंदगी। पर फेम ने खाया नहीं आपको, जैसे लोगों को तो खा जाती है फेम। तो खाया ना, खाया तभी तो लगा कि खोखला हो रहा हूँ। और वो खोखलापन दुनिया से ज़्यादा घर में दिखा। और शायद कहीं पे ये डिसीजन लेने में मुश्किल हुई या आसानी हुई, ये समझ के कि घर के अंदर आप खोखले हो। 4 लोग आपको घर के बाहर शायद जानते हैं, पर जिस चीज़ की वजह से आप जो भी हो वहाँ पे आप खोखले हो रहे हो। सो इट्स नॉट वेरी मेनी पीपल नो दिस, बट आई मेड माई मूव फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली ऑन 29th of March। इसका ये मतलब है कि अगर मैं 3 दिन और अपनी उस कंपनी में रहा होता तो मेरा अप्रेजल हुआ होता। क्लोजिंग हो रहा होता है Yeah, उस 1st टाइम of में, मार्च के April टाइम में। typically you are assessed for your financial year, हम्म 31 March तक। But we just decided that we have to move from Bombay, and that was it. I mean that was it का मतलब that was it। वो दिन था और वापस नहीं गया मैं उधर। Not that I regret, but I think it was a very timely call. I guess I was heading in a direction where if I did not move back to my roots, I would have paid a price which the name, fame, and money that I was making wouldn't have made good for. So, but today I'm very happy that we made that call. एक मिनट से चार्जिंग पे लगाना है लैपटॉप। यहाँ पे दे दे मेरे को, वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक। तो पानी है ना उसमें, मुझे लगा कन्वर्सेशन लंबी चलेगी। भरा हुआ। मैं ऑफ थोड़ी ना किया कैमरा। किशन यार, मेरा एडाप्टर ख़राब हो गया एप्पल का, लैपटॉप का। हेलो 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 एक्सचेंज हेलो में डाल हेलो देते हेलो हैं हेलो। हाँ। या सो एक्टिंग बिजनेस आपको लग रहा है खोखला कर देता है आपको अंदर से? मुझे किया, मैं किसी और के बारे में नहीं कहना नहीं, ऐसे चाहूँगा। काफ़ी सारे स्टार्स हुए जो बहुत ही बड़े मुकाम पे पहुंच गए। जैसे लेट्स टेक दिस एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र जी। तो अमिताभ बच्चन का अभी भी वो ग्रेस वाला इमेज है, वो अभी भी वो काम कर रहे हैं अपना। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट धर्मेंद्र तो उनका बिल्कुल ही अलग लाइफ का ट्विस्ट हो गया। इवन दो ही वाज एक्चुअली कंसिडर्ड अ बेटर एक्टर मेनी टाइम्स इन हिम, बट अल्कोहलिज्म, फेम, सब कुछ सर पे चढ़ गया। मुझे लगता है इंसान की ज़िंदगी में आप अपने लिए जो फैसले लेते हो वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। आयरनी ये है कि जब आप उन फैसलों को लेते हो तो वो इतने छोटे छोटे फैसले होते हैं जो आपके रोज़ आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किस तरह से मिल रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कैसे एक दूसरे के साथ पेश आ रहे हो, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आज से 2 साल, 1 साल, 3 साल बाद जो आप बनने वाले हो, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। बट देखने वाले अचानक से एक दिन देखते हैं कि अरे यार ये तो इसके साथ ही था और ये सक्सेसफुल हो रहा है और ये बंदा पीछे जा रहा है। तो आप जो हर रोज़ जो काम कर रहे हो ना, जिसकी वजह से एक तो सक्सेस की तरफ चला गया और एक फेलियर की तरफ, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। और जहाँ तक रही बात एक्टिंग, सो टू से, इस फील्ड में लोगों को
खोखलापन महसूस होता है। मैं दूसरे लोगों के लिए मैं सीरियसली नहीं कुछ कहना चाहूँगा, बट आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर रहा था जब मैं उस जगह पे था। मेरे बच्चे 2 साल के थे और आई वॉज मिसिंग। हर रोज़ घर वापस ना जाना वॉज अ बिग मिस। ना तो क्वेश्चन इज़, एक डिसीजन मैं ये भी ले सकता था जहाँ मैं ये सोच लेता कि जो मुझे मिल रहा है वही इतना ज़्यादा है कि अगर बच्चों से ना भी मिलूँ तो भी चलेगा, बट शायद मेरे लिए वो ज़्यादा नहीं था। मुझे वापस आके आज भी मैं अपने बेटे को हर रोज़ 30 किलोमीटर छोड़ने जाता हूँ और 30 किलोमीटर वापस लेके अपने घर जाता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कुछ मिलता है, इसलिए कि कल को जब वो चला जाए और ज़िंदगी में जब मैं अगर कभी पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि जब मुझे जो करना था या जो मैं कर सकता था उसके लिए वो मैंने नहीं किया। सो प्रॉब्ली द रीज़न इज़ वेरी सेल्फिश। ऐसा लग रहा है कि मैं ये उसके लिए कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी सेल्फिश एक्ट। मैं खुद को ये सेटिस्फैक्शन दे रहा हूँ कि आई एम अ गुड फादर, आई एम अ गुड फादर, और मेरे बस में आज जितना जो कुछ है मैं वो कर रहा हूँ, ताकि कल जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे खुद से ये शिकायत ना हो। आप ये बोल रहे हो, मेरे दिमाग में सॉरी टू से एनिमल मूवी चल पड़ी. इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम थीम. आई जस्ट सॉ इट yesterday. So when you were saying these things, I was getting those scenes in my mind. It's also based on this relationship between a father and a son. So father and son bond. Yeah. Do you think I have twins, so मेरे so that bond is same with your daughter या with daughter it's different? मेरे बच्चे केस स्टडी है मेरे लिए, क्योंकि शुरू के 8 साल तक उनको हमने खाना पीना कपड़ा सब कुछ एक दिया है। ऑब्वियसली माँ बाप तो सेम थे ही पर जो बहुत सारी किताबी बातें हमने सुनी थी कि एवरीवन हैज़ हिज ओन फ्लेयर एंड जिसको जो करने का मन है वो उस तरफ ही जाता है एंड स्टफ लाइक दैट. माई सन is very very good with numbers. My daughter is absolutely petrified of numbers. My daughter is studying psychology, though she is still in 12th, and she understands human psyche. My son knows nothing of psychology. He can't read between the lines. My son is a black and white son. You know, he knows either what is white or what is black. उसको ग्रे स्पेस के बारे में कुछ नहीं पता है. तो मुझे लगता है कि अपने घर के अंदर मुझे ये समझ आ गया कि आप किसी को ऐसा या वैसा बना नहीं सकते हो. वो जैसा है उसमें निखार ला सकते हैं आप, लेकिन वो जैसा है उसमें ही निखर के आएगा. मेरे दोनों बच्चे एक फील्ड में नहीं जा सकते थे. अगर जाते तो एक के लिए वो फैसला डिज़ास्ट्रस होता. अगर मेरे दोनों बच्चे साइंस में जाते तो मेरी बेटी बहुत बुरा फेल करती. अगर मेरे दोनों बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में जाते तो मेरा बेटा बहुत बुरा फेल करता. ये मेरी सीख है. एक ही घर में एक ही खाना, एक ही माँ बाप, एक परवरिश, एक स्कूल, एक सेक्शन के बाद. सो जब हम ये बात बोलते हैं कि बच्चों को जो वो करना चाहें वो करने देना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पढ़ाई छोड़ देंगे और कुछ करने लगेंगे. इसका सिर्फ ये मतलब है कि एवरीबडी इज़ वायर्ड वेरी डिफरेंटली एंड योर एनवायरनमेंट, योर पेरेंटिंग, योर हाउस, इट डज प्ले अ रोल बट ओनली टू एन एक्सटेंट. क्योंकि आपके अंदर आप क्या हो, दैट वायरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम योर एक्सटर्नल वायरिंग. एंड व्हेन यू ट्राई एंड फिक्स इट योर वे, वो कई बार वायरिंग गलत हो जाती है. सबसे बुरी चीज़ ये है कि जब तक आप ये रियलाइज़ करते हो कि ये वायरिंग गलत हो गई है, काफ़ी टाइम निकल गया होता है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है. इट्स नॉट अ मशीन. यू कांट कर्सर को आप पीछे ला के रिप्ले नहीं कर सकते हो ज़िंदगी में. आपने जो हिस्सा जी लिया वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो आपके साथ रहेगा. अच्छी याद बन के या बुरी याद बन के, ये आपको डिसाइड करना है जब आप फैसला लेने वाले, जब तक उस अथॉरिटी में आप हो.
ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. मुझे नहीं लगता कि कल मेरे बच्चे अगर सफल हो गए, सो ये जितनी मेरी सोच है शायद ये गुड पेरेंटिंग में आ जाए. बट इफ द टुमारो फेल, एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस एंड फेलियर? कौन डिसाइड करता है ये? हम खुद या आई थिंक दुनिया? सबसे बड़ा सक्सेस के मायने जो हैं, ये सबसे लोगों को बहकाने वाला एक मापदंड है. क्योंकि कंज्यूमरिज्म ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है. आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो, ये फैसला भी आप खुद नहीं कर सकते अपने लिए. इमेजिन, मेरी ज़िंदगी, मेरे मापदंड, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे रिजल्ट बाहर आएंगे, मैं कंज्यूम हो रहा हूँ, मेरे रिसोर्सेज लग रहे हैं, पर मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ ये मैं नहीं डिसाइड करूँगा. ये दुनिया डिसाइड करेगी. ये दुनिया डिसाइड करेगी. सो मैं कितना कंटेंटेड हूँ, मैं कितना खुश हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है. इस दुनिया ने जो एक फ्रेमवर्क बना रखा है, अगर उस फ्रेमवर्क में मैं सेट हो गया तो मैं सक्सेसफुल हूँ. कुछ लिबरल फ्रेमवर्क होंगे, कुछ कंजर्वेटिव फ्रेमवर्क होंगे, पर फ्रेमवर्क सबका है और उसमें फिट होने के लिए लोग मरे जा रहे हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज नो वे आउट. इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है. सो आई गेस पेरेंटिंग इन टुडेज टाइम इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. मैं बहुत कुछ अभी इसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ. शायद 6 महीने और मुझे समझ में आ जाएगा कि जिस अप्रोच के साथ मैंने पिछले 4-5 साल लगाए हैं, शायद मैं इस पे बहुत कुछ बोलूँगा. अगर चीज़ें जैसा मैं सोच के बैठा हूँ उससे 10-15-20% आगे पीछे भी गई तो लग रहा है वैसे ही जा रही हैं. इट इज़ गोइंग इन द डायरेक्शन आई वॉज थिंकिंग, होपिंग, जिसके लिए मैं काम कर रहा था. बट अगर चली गई उस तरफ तो अच्छा लगेगा मुझे. What is fear to you? Seeing my loved ones in pain or seeing them fail is my biggest fear. और मुझे नहीं पता इसको ओवरकम कैसे करना है. एंड नो अमाउंट ऑफ security can make me secure about it. And when I talk about the security, this could be financial, this could be social, this could be I mean, come to think of it from a distance, it might just appear कि everything is fine in my life, you know. अच्छे घर में रहता हूँ, अच्छा खाता पीता पहनता हूँ, जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है. बट हम सब ढूंढ लेते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज़, हम जहाँ पे भी हों. सोसाइटी के किस लेयर में आप हैं इससे कोई उसका लेना देना नहीं है. हम जहाँ पे भी हैं कोई ना कोई इनसिक्योरिटी ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई फियर हम ढूंढ लेंगे. या हमें मजबूर किया जाता है ढूंढने पे? नहीं, मुझे लगता है लाइफ का एक एसेंस है. कुछ चीज़ें उसका फेस बदल सकता है. मेरे लिए जो फियर है वो शायद आपके लिए फियर ना हो, क्योंकि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें फियर के वो मापदंड ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं हुए होंगे. बट फियर तो सबको है, कुछ ना कुछ है. मुझे हो सकता है लाइफ, और किस फेज़ में आप लाइफ के हैं वो भी बहुत डिटरमाइन करता है आपके फियर्स. प्रॉब्ली व्हेन आई वाज योर एज, व्हेन आई वाज इन माय अर्ली 20s, माय फियर वाज इफ आई वुड बिकम अ सक्सेसफुल मैन और नॉट. व्हेन प्रॉब्ली आई वाज इन माय अर्ली 30s, आई मस्ट हैव बीन थिंकिंग कि मैं एक अच्छी परवरिश अपने बच्चों को दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा. Now when my kids are in their formative age, my fear is will they meet their potential and go to a good college of their choice and be able to make a good career for themselves or not. And it's not to soothe myself. मुझे कुछ नहीं मिलेगा. कल को मेरा बच्चा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा जाता है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा. And honestly speaking, it's not about my social validation either. Probably I have achieved it जितना मुझे चाहिए था. But I am afraid what will and how will he react if he doesn't get a college of his choice. When I was growing up,
हमारे आसपास इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ थी कि उसमें से कॉलेज अपनी चॉइस का ना मिलना भी एक अनसर्टेनिटी होती, और वी वर ओके विद इट. But isn't it like even if they don't get it, like your son or your daughter doesn't get their college of choice, so उनको एक लाइफ का अलग पार्ट खुद फेस करना पड़ेगा, दैट इज रिजेक्शन. उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में दे विल फेस रिजेक्शन विच विल मेक देम स्ट्रॉन्गर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट? यू वांट समथिंग इन लाइफ एंड यू डोंट गेट इट. So I think this is where the parent thing comes in Yeah, picture, right? definitely. What you are saying is something I absolutely align to, और मुझे पता है कि बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो. And that is the parent in me. और हर पेरेंट ऐसा ही होता है. I don't think even 1% you will not find any exception. हर कोई चाहता है कि जो उसका, and I'm not expecting anything more from anywhere. मेरे घर में मेरे साथ 18 साल रहा है, तो मुझे पता है कि उसका पोटेंशियल क्या है. तो पोटेंशियल प्लस माइनस 10% इज़ अ वेरी रियलिस्टिक आस्क, राइट? आई नो दैट कुछ भी जिस क्वांटम में आपको चाहिए होता है हमेशा नहीं मिलता. प्लस माइनस 10% इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है. बट ये एक्सपेक्टेशंस जो आपकी है, what if it is a burden on your son or your daughter? इट इज़. सो हम कई बार इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड, और हम बहुत ज़्यादा कूल पेरेंट बनने की कोशिश करते हैं. ईच टाइम यू टेल देम दैट डोंट टेक एनी प्रेशर, एक्चुअली दैट्स अ प्रेशर. Each time when I reach out to them and tell them that we are your parents and no matter where you go, which college you go to, we'll ensure that you have fun. That's a pressure. For you or for them? For them. वो 18 साल का है, उसको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ indirectly. When each time I say this term wherever, he knows that he's not saying wherever. He's pinpointing at something that you have to go there. सब प्रेशर है. क्या कर रहे हो? उसका दरवाज़ा नॉक करके उसके कमरे में घुसना, उससे पूछना क्या कर रहे हो. वो स्क्रीन के सामने बैठा है, वो सिर्फ दो काम कर सकता है, या तो वो यूट्यूब देख रहा है या वो पढ़ रहा है. लेकिन आपका ये सवाल क्या कर रहे हो इज़ अ प्रेशर. नथिंग इज टेंजिबल, बट ये सब कुछ कहीं ना कहीं ऐड कर रहा है. बट एट द सेम टाइम, डू यू वांट टू लीव देम एब्सोल्युटली ऑन देयर ओन? एज अ पेरेंट आप कई बार ये इसलिए भी करते हो क्योंकि आपको लगता है कि a 17-18-year-old, his mind will go in all directions. हर कुछ उसको अट्रैक्ट कर रहा है. You know, my father made this job very easy for me when I was in 12th, that you will do medicals. ऑप्शन ही नहीं दिया. ऑप्शन ही नहीं दिया. तो हम तो कूल पेरेंट हैं, इंक्लूसिविटी. तो हमने बोल दिया बेटा तुमको जो करना है तुम डिसाइड करो. नाउ द पॉइंट इज, आर यू रेडी to take that decision? Do you have the exposure? Do you really, can you see that far to be able to take that call what you should do? That's a very legitimate question in my head, right? But the exposure nowadays are different. See, ये कहना बड़ा आसान है कि exposure is different, but what is your exposure till 17-year-old? जब तक आप 17 साल के होते हो, आपको क्या एक्सपोजर है कि बाहर की दुनिया कैसी है. But आपको वर्क कल्चर के बारे में क्या पता है, आपके इंटरेस्ट्स लाइफ के क्या हैं, ये तो तब समझ में आएगा ना जब आप 21-22 साल के हो के 4 जगह ठोकर खाओगे. और ठोकर खाने का ये मतलब नहीं है कि आपको खाने को नहीं मिलेगा, आपको सड़क पे रहना पड़ेगा. और टिपिकली वो जो हम कहते थे कि मैं 40 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था, मैं नदी पार करके जाता था, एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स. आई एम टॉकिंग अबाउट 5 रिजेक्शंस. It could be from your teacher, it could be from girlfriend, it could be from your job, it could be from your college. How do you deal with it? That is what I call exposure. जिस बच्चे को हर दिन स्कूल ले जाने के लिए बस रही है, बस मिस हुआ तो पापा अपनी गाड़ी निकाल के ले गए, पापा नहीं है स्कूल बस मिस हो गई, ऊबर बुक करके गया. वो 18 साल की उम्र तक उसको क्या एक्सपोजर भाई. कमरे में अकेले रहो, जेब में पैसे ना हो, दोस्तों ने शाम को वॉलेट छुपा दिया, जब अगले दिन का खाने का विजिबिलिटी नहीं है तब समझ में आएगा ना कि लाइफ में आपको चाहिए क्या.
बट यू आर ऑल्सो वॉन्ट योर सन टू गेट इन टू अ गुड कॉलेज, बट फिर आप उन्हें सर्टेनिटी भी दे रहे हो और आप चाहते हो उन्हें अनसर्टेनिटी भी महसूस हो. हाँ, तो ये दो चीज़ें कैसे ये कॉन्ट्ररी दो, नहीं है? हाँ, ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, गुड दैट यू आस्क्ड मी दिस. आई वेरी स्ट्रांगली फील, एंड आई एम यूजिंग द टर्म आई, बिकॉज आप जिस माहौल में होते हो ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि इनसिक्योरिटीज़ हम जहाँ पे भी होते हैं अपने लिए ढूंढ लेते हैं. हम्म. चैलेंजेस भी हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहेंगी. आई ओनली वॉन्ट हिम टू रीच अ प्लेस जहाँ पे चैलेंजेस भी उसी एनवायरनमेंट के हों. आईआईटी वाली सड़क देखी है आपने, जो मुनीरका से नेहरू प्लेस की तरफ जाती है? हाँ, देखिए. आईआईटी के ठीक सामने वो सड़क आईआईटी को और बाकी दुनिया को बांटती है. एक तरफ आईआईटी कैंपस है और एक तरफ बाकी दुनिया है. कभी ये सोचने की कोशिश की है कि उस दीवार के पीछे वाले जो लोग हैं वो अपने आप को दीवार के इस तरफ वाले लोगों से कितना अलग समझते होंगे? दे आर आईआईटीएंस. दिल्ली आईआईटी में पढ़ रहा है बच्चा. कभी सोचा ही है कि उसके लिए दीवार के इस तरफ के जो लोग हैं हम्म. उनको वो किन नज़रों से देखता होगा या क्या सोचता होगा? बट फिर ये बच्चे वो भी है जो सुसाइड्स भी करते हैं, कर रहे हैं. डिप्रेशन भी जाते हैं. कर रहे हैं. यही बैलेंस जो है, यहीं पे तो आज का पेरेंट परेशान है. दैट इज़ वेयर आई एम सेइंग दैट पेरेंटिंग इन टुडेज टाइम इज़ वेरी डिफिकल्ट. माई फादर डिसाइडेड थिंग्स फॉर मी दैट वाज मच ईजियर फॉर मी एंड फॉर हिम. टेंशन ही नहीं था. पापा ने डिसाइड कर लिया तुम जाओगे सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में इलाहाबाद में, मेडिकल की कोचिंग करोगे, सॉर्टेड. गए, पढ़ाई की, हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ. बट नाउ व्हेन यू से दैट यू सी व्हाट यू वांट टू डू, that's hell lot of pressure, because it's your choice. This is like love marriage. You get somebody home, he or she doesn't behave as expected, you feel you have done something wrong, not just to yourself but to everyone around. Similarly, when you are thrown this question that decide for yourself and you don't succeed, that leads to any kind of notorious decision, because it was your decision. Now again you are 17, 18. Are you ready to cope up or not? So the question is, how mature, how evolved are you as a 17, 18 year old? इसको marriageable age से confuse मत करिए. That's biology. That's your physical development. कई लोग ये लॉजिक भी देते हैं कि 18 में आप शादी करने के जैसे हो जाते हैं. दैट्स अ डिफरेंट स्पेस ऑल टुगेदर. द काइंड ऑफ पेनिट्रेशन इंटरनेट हैज टुडे इन आवर लाइफ, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल टू अस. आज से 25 साल पहले इंटरनेट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, राइट? इसका ये मतलब है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कंज्यूम्ड वाज कमिंग टू यू फ्रॉम सोर्स ए, बी और सी, राइट? एंड यू नेवर हैड एक्सेस टू सोर्स ए, बी एंड सी साइमल्टेनियसली. या तो आप किताब से आपको नॉलेज आती थी, या आप किसी से बात करते थे तब आती थी, या आपको क्लास में मिलती थी, या आप टीवी पे यूजीसी का कोई प्रोग्राम देखते थे. बट द टाइम्स हैव कम एंड माई क्वेश्चन इज, thousands of years of evolved human body that reached 1990 or 2000 without internet was processing information at a pace. Suddenly in last 15 years with internet, is there anything that you don't know, or is there anything that you wouldn't know if you want to know? सब कुछ पता चल जाएगा ना आपको. स्पेस से लेके वेयर इज द पीएम राइट नाउ टू वेयर इज जो बाइडन राइट नाउ टू हमास, कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. और वो रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं पे आपको पता है कि आप उसको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी अगर आप चाहोगे तो. पर आज से 20 साल पहले आपके दिमाग के ये जितने भी सवाल थे उस पर रिस्ट्रिक्शन थी. आपको पता था कि अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आपको ये लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, वहाँ से ये किताब निकालनी पड़ेगी,
तब जाके मुझे पता चलेगा, या वो वाले सर के पास जाऊंगा, उनको इस सब्जेक्ट पे नॉलेज है. तो ये पिछले 20 साल में जो रैपिड चेंज हुआ है, आई एम नॉट श्योर इफ आर ह्यूमनली वी आर एबल टू कोप अप विद दिस. But that's what humans are supposed to do, no? We evolved from Stone Age. So why not this new age where things are getting easy? See, the students never committed suicide 20 years back because no one came to know about their performance. Today it's a performance pressure. And there is a comparison. That comparison is available in your face. But then people are also getting successful at a very younger age. They are 20, 21-year-old kids who are making billions of dollars. So this is where the whole problem is. We pick up 0.1% of success and run after that without understanding that it's only 0.1%. We talk about unicorns. We talk about startups in India. I mean, on a very simple logic, if I say out of 199 startups fail, right? Yes. But we run after that dream of that 1%, maybe not even 1%. And we are running after that. Not to say that that's wrong. This is only to answer your question that young people are making billions of rupees. Not everybody is making that. And in this process, the process is getting lost. The what is getting lost? The process through which you are to make big for yourself. Conventional चीज़ें कहीं पे बैक सीट ले रही हैं. काम करने का तरीका बदल रहा है. 23, 24, 25 की एज में पहुंचने के बाद आपको लग रहा है कि नाउ व्हाट, वेयर इज माई लाइफ गोइंग. Because you didn't figure out when you actually were supposed to figure out, that is your 20s and 19-year-old. Because वहाँ पे आप काम कर सकते थे ना. You could have actually gone into the real world and actually see. तो आपने नहीं किया. हाँ. वो भी आपका डिसीजन था. When I choose to do something and when I chose not to do something, that was only my decision, no? I took a shortcut. And then at 22, 23, I am again confused that where my life is going. So somewhere, आपके ये जो फॉर्मेटिव एज टाइम है, आपके पास शॉर्टकट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, which was not the case earlier. See, I'm not trying to say that today's time is good or bad. I'm only giving you a perspective of a parent. I'm trying to give you a perspective of how certain कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही हैं, उसके पीछे क्या ड्राइव कर रहा है. स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड. Another interesting aspect is broken marriages. Do you think आज की डेट में डिवोर्स रेट हैज इंक्रीज्ड? Definitely. Why? Because I guess there might be too many options. And second is obviously law. If you take law into the consideration, law is also some way or the other way. इसमें ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, but sometimes it's biased towards women. So sometimes money and all these alimony things are involved. So some people genuinely want to trap this thing and use it for their own favor. I wouldn't say no to that, but yes, let's also agree कि ऐसे बहुत कम cases होंगे. Genuinely there are now disputes, and I would largely want to accept the fact that it's accessibility. Now ये access या options कहाँ से आ रहे हैं? Social media. Instagram पे रील्स भेजना एक दूसरे को. So again, coming back to that internet has changed so much around us. When I was dating my girlfriend, मुझे हॉस्टल से निकलना था, कहीं जाना था, उसके लिए कॉल देनी थी, वो अपने हॉस्टल से बाहर आती. इतना कुछ इन्वॉल्व था बिफोर आई कुड सी
or talk to her. What will it take for you to get in touch with your girlfriend? FaceTime. That's it. So my question is, my point is that not everyone is evolved to deal with this access in a right way. Okay, more often than not, I feel कि लोग अब्यूज़ करते हैं इसको, या अब्यूज़ हो जाता है क्योंकि आप शायद इतने परिपक्व इस उम्र में नहीं होते हो जहाँ पे इतनी सारी फ्रीडम और इतने सारे एक्सेस को आप हैंडल कर सको. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज़. सो जब मैं कहता हूँ कि माय फादर मेड माय जॉब ईजियर व्हेन ही डिसाइडेड फॉर मी व्हेन आई वाज 17 दैट व्हाट विल आई डू, I feel it was a blessing. When I tell my kids today that you decide what you want to do, I'm pretty sure that it's a pressure on them. Or other than being inclusive, there is no other way of parenting. क्योंकि आपको हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी. वो डिसीजन ले तो लेंगे अपने लिए, पर वो कितना सही है कितना गलत है, जो डिसीजन उन्होंने लिया है उसको सपोर्ट करने के लिए उसमें बाकी और क्या चीज़ें लगेंगी, आपको वहाँ पे होना पड़ेगा. Whether it is a relationship or your courses or anything that you are doing in your colleges, there is a lot of support that's required. And this access is to be accessed in a very right quantum. And I think that can make or break things for someone. और ये संयम इस पड़ाव पे एक्सपेक्ट करना बच्चों से इज़ नॉट राइट. दिस लाइक गिविंग समबडी मनी एंड टेलिंग देम कि इसका कोई हिसाब तो नहीं मांगेगा, लेकिन हिसाब से खर्च करना. हिसाब नहीं मांगेगा कोई, बट यू आर सार्कास्टिकली सेइंग दैट कि इसको ठीक से खर्च करना. पैसिव टोन में बोल रहे हो आप उनको. बट इम्पॉसिबल है ना, जब आपको पता है इसका कोई ऑडिट नहीं होना. सो वी से दिस दैट यू आर हु यू आर व्हेन यू आर नॉट मॉनिटर्ड. दैट्स योर रियल. नो वन इज वाचिंग. मम्मी पापा हैं घर में तो आपको वो 9-10 बजे खाने का टाइम, उठने का टाइम, हर चीज़ का टाइम फिक्स्ड है. जब कोई नहीं है, व्हाट यू आर डूइंग इज व्हाट यू आर. दैट्स योर बेसिक इंस्टिंक्ट. आप वैसे ही खुश हो. डेस्टिनी या फ्री विल, किस में बिलीव करते हो? It's a gray space for me, but destiny definitely plays a huge role. फ्री विल नहीं? As I said, it's a gray space, but I'm more tilted towards destiny. But then why are we still worried about things that the way they are happening in our lives if destiny has a role to play? Why do we get worried? If we are destined to be something, we'll become that anyways. So that gray involves a little bit of decision making that we do in our day-to-day lives. हर रोज़ जो हम कर रहे हैं. You have to have lottery to get lucky someday. So that's given. आपके पास लॉटरी तो होनी ही चाहिए. You have to have shares to suddenly announce that I made big. So that's the QR. अगर वो नहीं है तब तो कुछ भी नहीं हो सकता. But I don't know, I'm probably falling short of words, but it's not that way of destiny. When I say, let's look at it from the perspective that sometimes we over deliberate about certain things. Like? कल क्या होगा, और 2 दिन बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा. We all are planning for something every day. Right? But when we wake up the next day,
Actually, it's only 10% of what you planned for tomorrow and 90% impromptu. ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं है कि कल क्या करना है. आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क भी होता है कि tomorrow I will do this, 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 and this is how I will execute my tomorrow. But it doesn't really go that way. So it's not destiny, but it takes its own turn when time comes. Time is the most precious thing. Nobody is living in the present. We are all thinking ahead of times. मैं यहाँ बैठा हूँ, शाम के बारे में सोच रहा हूँ. शाम को कल के बारे में सोच रहे होते हैं. पैसे की प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट्स, 15 साल बाद ये हो जाएगा, 20 साल बाद ये हो जाएगा. वी आर नॉट इवन श्योर अबाउट टुमारो, बट वी ऑल आर प्लानिंग 10 years, 5 years, 2 years, 3 months ahead of our times. ऐसा होगा, नहीं होगा. और ये आप तब बोल सकते हैं जब आप अपने पीछे के 5 साल, 3 साल, 6 महीने, 5 महीने जब आप वापस घूम के देखते हो, तब आपको लगता है कि एवरीथिंग द वे यू हैड प्लान्ड, nothing has actually worked that way. Not to say that it has all gone bad for you. Somewhere आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपके साथ चीज़ें अच्छी आपने सोची थी अच्छी भी हो रही हैं, पर जो आपने सोचा था क्या वही हो रहा है? शायद वैसा नहीं हो रहा है. When I was 20 year old, शायद 25 साल पे मैंने अपने लिए कुछ और सोचा होगा, बट आई वेंट ऑन टू डू टीवी. मैंने शायद अपने लिए कुछ और नौकरी, जब मैं फ़ौज में घुस रहा था मुझे नहीं पता था कि मैं 5 साल में बाहर आ जाऊंगा, बट आई केम आउट आफ्टर 5 years. सो इट्स नॉट एक्चुअली डेस्टिनी, बट every day what is happening to you in life that changes the way you look at life, and you make those small decisions, and over a period of time that is different from what you have planned for yourself 5 years from now versus how those 5 years turn out to be for you. तो ये जो सारी सेल्फ हेल्प बुक्स बिकती है, ये जितने भी बिजनेस कोचेस आते हैं कि प्लान योर डे, विन योर टाइम, विन योर लाइफ, you're losing in life if you don't have the control over your time. Do you think that's a way to fraud people? No, that's not a way to fraud people. That's basically nothing succeeds like success. So over a period of time, anything that works for me, and if I have made big for myself, okay, no parent is bad for his kids, right? But somebody whose kids make it big, you can always preach about the way you brought up your kids. Okay, so people who've made big, they can always talk about everything and anything that they've done in their lives and that has worked for them. It does not mean that people who failed, they did not work right for themselves. Not everybody can succeed, and that is where destiny plays a very big role. Everyone who fails, you remember somebody who wins a 100-meter race. If I ask about who was the second by 0.5 second. 0.5 second भी बहुत ज़्यादा है, right? Look at Formula 1. Fernando Alonso, in his last 20 years of career, if he got 40 points where he should have, उस बंदे के पास 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप और होती है. एक रेस जीतने पे आपको 25 पॉइंट मिलते हैं. एक साल में 20 रेसेस होती हैं. 20 साल 400 रेसेस उस बंदे ने की हैं. 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप उसके पास और होती है. Michael Schumacher, first 30 races, not even a single podium. So, हर इंसान जो सक्सेसफुल है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग सक्सेसफुल नहीं हैं उन लोगों ने कुछ नहीं किया. So when you talk about these people who are, these are the frameworks that they are trying to suggest, and I see nothing wrong in it. See, there are things जो आपके मन में आए वो आप करो, होगा वो जो होना है. I see a wrong in this, right? But when someone tries to limit you to anything which is over a period of time followed by most of the successful people,
I think this is nothing but picking up good things from every good person's life. And a to-do list which cannot go wrong for you for sure. मतलब अगर आपको मैं 5 पॉइंट दूं कि सुबह टाइम से उठना चाहिए, थोड़ा वॉक करना चाहिए, खाना मॉडरेटली खाना चाहिए, दिन में पानी ज़्यादा पीना चाहिए. आई मीन कम ऑन, नथिंग कैन गो रॉन्ग इन दिस. इसमें ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि जिससे आपको कुछ गलत हो जाएगा. सो सेइंग दैट दिस इज़ अ फ्रॉड would not be right, but yes, over a period of time I very strongly believe that nothing succeeds like success. Anybody who's followed a particular way, अगर वो successful हो जाते हैं आप, so it works for you. बाल बड़े कर लो, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम में आपको जो करना है अगर आपके हो गया, people will say पढ़ाई में बिजी था, बाल कटवाने का टाइम नहीं मिला. अगर आपको जो अचीव करना है आपने नहीं अचीव किया, बाल बड़े करके घूमता था, ये कहाँ से अचीव करेगा. सो हम दुनिया वाले जो हैं हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा निकाल लेते हैं. और ये कहना बहुत आसान है कि दुनिया कहती है तो कहने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है. लोग कहते हैं कि मैं वैलिडेशन के लिए कोई काम नहीं करता. वैलिडेशन इज़ नॉट अबाउट हाउ मेनी लाइक्स यू गेट ऑन योर सोशल मीडिया पोस्ट. वैलिडेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. And validation sometimes comes to you in eye contact. In an eye contact, how would you describe that? Someone like you, when you come back home, when your father or mother opens the door, and if you're late, there's a validation in their eyes which tells you that I know that you haven't done anything wrong and that is why you are late. Come son, you are welcome. There's validation in their eyes which says आ गया, हो गया टाइम तेरा आने का. It matters. It matters how people look at me. It matters how people perceive, consume me. सब कुछ ही मायने नहीं रखता है तो मैं क्या मायने रखता हूँ? Who am I? मुझे ही जो अच्छा लगे, शीशे के सामने मैं ही जो अपने आप को देख के सबसे अच्छा समझ लूँ, मैं जो खाऊं वही सबसे अच्छा, मैं जो सोचूं वही सबसे अच्छा. That's not you. That's not, I mean, then you are nothing then. If you're not consumed by anyone, if you're not available for anyone, if there are no people for you, why are you there? किसी के सुख में आप हाथ ना बटा सको, किसी के दुख में आप उसकी मदद ना कर सको, किसी को शेप करने में आप अपना कंट्रीब्यूशन ना दे सको, अपने आसपास की चीज़ों को और बेहतर ना बना सको, कई बार ख़राब भी बना सको. अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप क्यों हो फिर? एंड ऑल ऑफ दिस टेक्स वैलिडेशन. That's a very different view towards validations. People look to validations in a very different way. Like they seek validation from others for their own self realization that they have done something. I see nothing wrong even in that. More often than not, when you seeking validation, you're actually trying to do something better than your own standards. What you wear usually, if you want to wear something different, you'll probably seek validation. What you're wearing every day, you wouldn't seek validation from anyone. If you are a cook, you cook every day the usual food. The day you will cook something different, you'll probably seek validation कि यार कैसा बना है. हर दिन आप ऑफिस में काम करने जाते हो, अपना यूजुअल काम करते हो, you wouldn't seek any validation. But some days, if you do something little different or you try and overachieve, the process that you follow that day, you'll probably seek a validation. तो अगर वैलिडेशन आप ऐसी चीज़ों में ढूंढ रहे हो जिसमें आप अपने यूजुअल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मार के आपने कुछ किया है, आई सी अ गुड इन दैट ऑल्सो. आजकल पर वैलिडेशन का तरीका बहुत अलग हो गया ना. आप जैसे देखिए सोशल मीडिया, आई मीन everyone is a content creator. Everyone wants their reels to have lakhs and lakhs, even millions of views per se. So that thing is there. So that sort of validation we are moving towards. Instead of validation, let's say, from our loved ones, we want validation from people who actually don't even care about us.
Now, this is very interesting. When we say that we want validation from people where people don't even care about us, it's less of if people care about you or not, but it's about you care about their validation or not. You care. आप चाहते हो कि आपकी रीच, आपके लाइक्स, आपका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और वहाँ से एक वैलिडेशन भी है. What's wrong in it? पर फिर आपकी हैप्पीनेस दूसरे के ऊपर नहीं है. इट्स लाइक यू आर गिविंग योर रिमोट कंट्रोल ऑफ योर हैप्पीनेस टू समवन एल्स हु कैन लिटरली चेंज इट एनी टाइम. Why to give that remote control? I don't think it would happen to somebody who's mature enough and who's creating content to reach more and more people. If you're mature enough, I don't think this becomes a problem for you. But yes, not everybody is mature in this space, and there are people who get anxious, who get number conscious, and it has impacted their mental health. और फिर कुछ भी कंटेंट बनाने लग जाएंगे लोग. ऐसा भी है ना कि आपको एक अंदर से चाह आ जाती है, चाहे आप कितने ही मैच्योर क्यों हो. यू कैन लिटरली बी ऑमनीसेंट. हर जगह मैं हूँ, हर जगह मेरी रील्स हो, हर जगह मेरे बारे में बातें हो. इवन द मोस्ट मैच्योर पर्सन, लेट्स से, वुड वांट दैट. So anyways, you are going to sort of surrender yourself to these people, don't you think so? No, not really. People who really accomplished, I don't think they really get. See, there's a new market that has already emerged around us, and that is of content creators. Right? When TikTok was there, content creators were there, but इस extent तक नहीं थे. जब इंस्टाग्राम ने कंटेंट क्रिएटर्स नहीं थे, जब रील्स आए, then this became it's a market today, and I use the term market for anything which has the potential to pay you back. In the times of TikTok, the payback was not as pronounced as it is today in the times of Reels and YouTube. Right? In terms of Reels, you may not be paid back directly by Instagram, but somebody who's been able to made a place for himself on Reels, there are indirect ways of people approaching you, and they do different endorsement through you. So it is somewhere or the other, it is paying you back, and probably that is what is leading for people to become a content creator. Content creator today is a legitimate term of a self-employed kind of a person. मतलब it's a job, and people take pride in being a content creator, and of course there are a lot of people who made really big in this space. At the same time, there are a lot of people who are consumed by crores and crores of people, millions and millions of people. They don't even look at their social media. So they are not there because they created content and then they became so big. They were so big that anything and everything that they did on their social media platform had audience. Right? Yeah. So there's a difference in these two categories. One wouldn't be bothered about the numbers and how they are being consumed. The other category, they entered only this space because they wanted to create that impact, leave that impact on people. The validation, so to say, was their bread and butter. And that is where it started deteriorating. When I say it started deteriorating, the bad attracts first. That's the very, human psyche. आपको अच्छी चीज़ें उतनी जल्दी अपनी तरफ नहीं खींचेंगी जितना बुरी चीज़ें खींचेंगी नहीं अपनी तरफ, बट एक बार के लिए आप वहाँ पे जाओगे ज़रूर. रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग वाला है साहब. राइट. सो एक
मास वो है जो कंटेंट कंज्यूम हो जाए किसी भी तरह के लिए बना रहा है. And you would see all kind of dances, moves, and a lot of filthy stuff. I mean, bombarded on social media, but it is being consumed. वरना उसके millions and millions of views नहीं होते. कौन देख रहा है उसको? हम लोग ही हैं. हम ही लोग हैं. बट जो स्मार्ट है वो नहीं देख रहा है. दे आर वेरियस पीपल इन दिस नीश हु आर एक्चुअली स्मार्ट एंड दे चूज नॉट टू स्क्रोल रील्स. लाइक आई एम इन दिस फील्ड, तो आई नो दैट हाउ एडिक्टिव रील्स आर. वंस यू गो इन दैट लूप, you won't stop for at least an hour. So thank you for saying this. So this is exactly what I'm trying to say, that people who are creating content in this desperate state where my content should reach people come what may, they are the people who will get impacted if the reach is not that much. Because there's nothing else that they have to do on social media platforms. Someone like you and I, we are also doing a lot of meaningful thing on social media, utilizing its potential to enhance our knowledge by listening to certain people where our interests are. And if we tomorrow do not get reach, I'm honestly speaking, I don't think it's that big a challenge. I mean, as I said, social validation is right, and it feels good. But it will not change the course of action for me, and it will not change me as an individual if those numbers are impacted, or the likes are getting reduced, or if I don't do a post for 3 days. I mean, touch wood, till now that anxiety has not hit me, where if I have had a busy day and if I have not been able to post something, मुझे ये आज तक तो नहीं लगा है अभी तक कम से कम कि अरे आज मेरी पोस्ट नहीं गई और आज मैंने रील नहीं डाला या आज मैंने. I mean, if it's a busy day, it's a busy day. As a matter of fact, today, come to think of it, I haven't done anything wherein I couldn't have stopped for 5-10 minutes and done a couple of stories. Especially जब मैं सुबह अपना वर्कआउट कर चुका हूँ, मैं सुबह भाग चुका हूँ 5 किलोमीटर, but I didn't get time. It's okay. रात तक अगर मुझे टाइम मिलेगा, I'll put it, otherwise I'll put it tomorrow. Do you think maybe because of this thinking, you are rapidly rising on social media? Because you almost have 100K followers on Instagram. That too, like real genuine. I maybe not, but अच्छे और डिफरेंट लोग हैं. मुझे अपने प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जो चीज़ें लोग लाइक करते हैं उस पर मुझे 200-300 कमेंट भी लोग करते हैं, और मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ के, और शायद थोड़ा और बढ़ जाए नंबर तो उसके बाद मेरे लिए मुश्किल होगा, या फिर लोगों को ये फीलिंग आ जाएगी कि इसके पास और कोई काम नहीं है. सो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ इट. But maybe that's one of the reasons, because when you're not really putting too much of an effort, and as and when whatever is happening around you, because over a period of time I've realized that everybody is trying to be different, and when everybody is trying to be different, I think you want something usual also, normal also. I mean, it is हर कोई अगर यही कहने लगेगा कि मुझे जितने बड़े बड़े जार्गन्स हैं, तो नॉर्मल कौन बचेगा? Do you believe in living a normal life? No, I love living a normal life. वो 9 to 5 वाली नौकरी and all that stuff. I mean, नौकरी is not the normal life का criteria, but yes, security of money, if that is normal life, yes. Eating what you want to eat, normal life है अगर, तो yes. Spending time with your family, gossip, लोगों के पीठ पीछे बात करना, करता हूँ मैं. But फिर money is also involved because you are side by side also an entrepreneur. तो जिंदगी जीने के लिए पैसा तो चाहिए ना. तो वही ना, फिर आपने तो चूज किया not to live that simple life of just doing a job and surviving on a salary.
सैलरी करो या बिजनेस करो, आपको पैसा तो चाहिए ना. But now you are the master of your money. Earlier, someone else was master, and they used to decide how much you will get सो paid. इट्स जस्ट 5 years दैट आई एम एन एंटरप्रेन्योर. उसके पहले मैंने मतलब चाहे वो मेरी फौज की नौकरी हो या मैं कॉर्पोरेट में जब रहा हूँ, सो इट वाज आई थिंक ओवर लास्ट 15 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे फिटनेस के स्पेस में और थोड़ा टाइम देना था. मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे and I think I had good financial security wherein I thought that even if I fail in my business, I can still survive for another 3 4 5 years. And I guess that is primary what got me into entrepreneurship. But now I'm enjoying it. But I really don't think that if I was in a job or when I was in a job, I was any different. खुश रहने वाला इंसान हर जगह खुश रहेगा. नॉट टू से दैट इज नॉट ऑन मी कि मैं मतलब खुश रहता हूँ और मैं पहले भी खुश था. आई एम ट्राइंग टू से दैट एज अ पर्सन, वेदर यू आर एन एंटरप्रेन्योर, वेदर यू आर अनएम्प्लॉयड और यू आर वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट और अ गवर्नमेंट जॉब, योर पर्सनैलिटी डजेंट रियली चेंज मच. आप अगर एक खुश मिजाज इंसान हो तो चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉन्वेंट में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आप खुश ही रहोगे. आप कॉर्पोरेट में हो, आप सरकारी नौकरी में हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपका जीने का तरीका तो वैसे ही रहेगा. खुशी तो परसूट नहीं हुआ सर. खुशी तो आपके अंदर है. बट रियली अंदर है. नहीं, रियली अंदर नहीं है. रियली अंदर नहीं है. मेरे तो नहीं है. भले बहुत छोटा सा लिमिटेड दायरा हो, पर अपने से बाहर भी है. मतलब ऐसा नहीं है मैं अपना कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपना फेवरेट शो देख रहा हूँ, बाहर कमरों में बाकी 3 कमरे में क्या हो रहा है, लोगों ने खाया नहीं खाया, कौन क्या कर रहा है, कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, यू नो माई किड्स हैव कम बैक होम और नॉट, इफ़ माई पेरेंट्स आर हैप्पी और नॉट. इस हद तक भी खुद में नहीं है. आई थिंक इट्स देयर समथिंग कॉल्ड क्लोज सर्कल. इफ थिंग्स आर फाइन, even if you're not doing anything, you get a sense of everything going good for you. If your kids are happy, your family is happy, if there is no maramari of finances, if the parents are doing fine, your friends are still calling on you, I think it's a sense of satisfaction, and then that's happiness. I don't think taking a break, going for a vacation has ever worked for me in terms of adding more happiness to me. It has always turned out to be more stressful situation. And I have genuinely, I need a break to come back to myself each time I have taken a break. It's stressful. You get lost when you take a break. You're saying Not that. really. You act more responsible. When you are in your house, you don't have to ask people if you are भूख लगी है कि नहीं, खाना खाओगे कि नहीं, चलो सो जाओ या सुबह ये करना है. But when you go out, you almost go with a plan these days, yeah. You're going to a different country for 4 days. On day 1 you have different itinerary. आपका breakfast, आपका lunch, आपका क्या है. That's an added responsibility, yeah. I think when I come back, I need a break from that. From actually the break you took. Exactly. You need a break. That's so much of a stress. There's so much of planning in the break. You know that, right? So you're saying vacations are flawed. Not exactly, but they are flawed. For someone like I need a break after a break. And my idea of break is nothing. Just give me the remote, leave me in my room, leave me with my phone, get my food and chai in the room. I think there is no bigger break than that for me. That is my real break. Tourism industry can actually go down by listening to this thing. Actually, now I am also overthinking this. When you go out, you go to a place, actually you have a different itinerary. You basically are spending more money, you are going to travel a lot, and you are basically just going to take photos and videos. You're not going to sit with yourself. Tell me something. Is there anybody around us? I'm not talking. See, I don't know about the society where I don't belong to. जिसके पास मेरे से बहुत ज़्यादा people who are different from me. I'm not talking about them. I'm talking about people like who I am, who you are, and our surrounding. यार मैं जब भी किसी ऐसी वेकेशन या ब्रेक से वापस आता हूँ तो मुझे महीना 2 महीना लग जाता है वापस अपने फिनेंसेस को टू गेट बैक टू ट्रैक.
डेफिनेटली. क्योंकि मैं थोड़ा ओवर शूट करके खर्च करता हूँ वहाँ पे कोई किसी भी चीज़ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. अच्छा खाना है, सब कुछ खरीदना है, बच्चों को ना नहीं बोलना है कुछ भी करने से. बट व्हेन यू डू दिस, व्हेन यू कम बैक, देन अदर नेक्स्ट 2 months स्लोली समवेयर यू आर कटिंग कॉर्नर्स टू डेफिनेटली. मेक श्योर. दैट्स ए स्ट्रेस ना, वो ब्रेक थोड़े हुआ. आप आगे- हर रोज जल्दी उठ जाते हो. हाँ. हर रोज आपको नाश्ता इतने बजे तक ही होटल में मिलेगा, उसके पहले आपको नाश्ता भी कर लेना है. फ्री ब्रेकफास्ट चला जाएगा. हाँ, वरना फ्री ब्रेकफास्ट चला जाएगा. फ्री ब्रेकफास्ट चला गया तो वो एक स्ट्रेस है आपको. तो बस इट्स टू मच टू हैंडल. नाओ एक ही बाथरूम, 2 कमरे में 4 लोग. डूड, इट्स स्ट्रेसफुल, बिलीव मी. और अगर आप सोते रह गए तो जगह ना घूमने का स्ट्रेस. बहुत. और इतना सब कुछ करके आने के बाद गाली खाने का स्ट्रेस. Believe me, when you come back after such vacations, it's not that you're absolutely, you only learn bad things. Learnings होती हैं उसके बाद. No one comes back and say, oh, मज़ा आ गया यार लाइफ का. इस बार हम लोग गए थे तो वहाँ पे ये हुआ, उस बार हम लोग गए थे तो वहाँ पे. But I think that's life. I am not trying to crib and it's all in fun, this thing. And the day everything gets settled, I guess we will not look for a tomorrow and life will end on its own. So it's always good to make mistakes. It's always good to find flaws in what we're doing every day and look for a tomorrow where we don't repeat these things and end up repeating or making another mistake. And that's what life is. The sooner you realize that it is never going to be perfect, I think that's the Zen mode, and that is where you start enjoying yourself. The more you realize that it is supposed to be like this. So, when you are in academy, when you are a cadet, you're always in a group, you are given a punishment. And the instructor will always say कि पहले 5 को लूँगा. The fun is not in coming in first 5. The fun is enjoying उस झुंड में बार बार जाना, उस झुंड के साथ वापस आना. Because when you're doing that, you're not actually putting that extra effort to come first. You're enjoying the process. और ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट आ जाता है उसको यहाँ पे बिठा के मिठाई खिलाई जाती है, उसको दूसरा रगड़ा दिया जाता है. एंड दैट्स राइट इन द फेस. एंड इफ यू फेल टू डू दैट रगड़ा, यू आर फर्दर रगड़ोड. सो द सूनर यू रियलाइज दैट लाइफ इज टू थ्रो अ न्यू चैलेंज एवरी डे ऑन यू, it gets better. And over a period of time, I think your experience only teaches you that don't try to perfect anything. Because there's nothing that's perfect around us. Your perfect is my flaw and my flaw is your perfect. So कुछ भी एकदम, हम चीज़ों को बहुत ख़राब करते हैं. Even in relationship, when we try to change the other person through our lens, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी कि ये अगला बंदा मेरी तरह क्यों नहीं सोच रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है या सोच रही है. शी इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मी, वाई एम आई नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू हर. ये परफेक्शन जो हम एक हमारे दिमाग में जैसी हर चीज़ की इमेज है, वैसा करने की कोशिश में कई बार चीज़ें और ख़राब होती जाती हैं. इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो हो रहा है बस ठीक है, अरे क्या हुआ. बट आई गेस इट्स फन टू लेट ईच डे pass the way it is passing. We must do our bit. Go with the flow, you're saying, or go against the flow. Not against the flow. And accept things around you. So at times, But really, there was a time when we said ignorance is bliss. Mhm. I think in today's time it is the acceptance. Acceptance is bliss. but acceptance of things that you can change, sometimes people do that. They accept things that they can change, but they still don't change, which could be just a life decision away. No, change in what sense? Change, let's say you had a chance to maybe raise your own startup, or maybe find that person, actually the person that you actually had, and it was just about that talking, or that's just stopping that person from going from your life or something. Or maybe that one friend, your best friend that you had, that ego that you had. In these particular moments, आपके पास वो फ्री विल था कि आप रोक सकते थे, बट स्टिल यू डिडंट. तो ऐसी चीज़ों में फिर आप कहते हैं अरे एक्सेप्टेंस है. बट इज इट रियली एक्सेप्टेंस और इट इज जस्ट योर ईगो?
when you say that you had the free will to stop that person, no one stays in your life because you want them to stay in your life. It is actually their free will if they want to stay in your life or not. कोई आपके कहने से आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं रुकेगा. आप इतने इम्पोर्टेंट किसी के लिए नहीं हो. बिलीव यू मी. कई बार लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं. आपकी ज़िंदगी में कोई भी कभी इसलिए सिर्फ नहीं रुकेगा, सिर्फ इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि आप चाहते हो कि वो उसकी ज़िंदगी में, आप वो इंसान आपकी ज़िंदगी में रुक जाए. उसको भी आपसे जो चाहिए है वो अगर नहीं है तो वो इंसान नहीं रुकेगा. तो एक तो ये फ्री विल का कॉन्सेप्ट दैट इफ़ आई वांटेड टू स्टॉप समबडी रियली डियर टू मी, आई डिडंट स्टॉप बिकॉज ऑफ माई ईगो. इट डिडंट अलाउ मी टू आस्क हिम और हर टू स्टे बैक. That would never suffice for him or her to stay back, number one. Number two, it's not the free will that changes anything around you. When I say acceptance, sometimes accepting your own capabilities is a big change maker. When you accept that you are capable of something, and once you accept it, it's like accepting a trainer. Even if he's training you something wrong, you have accepted him for next 3 months. Believe in him. And that applies to you yourself also. You accept yourself that yes, you can do this or you can bring about this change. And then you work for it and it will change. And when you fail, it becomes much easier for you to move on. I keep saying people that when you give your 100%, the only thing that it ensures is that moving on gets easier. Whether it is your relationship or your career goals, 100% आपने दे दिया, उसके बाद आपको move on करने में कोई गिल्ट नहीं होगा. In every aspect. In every aspect, even if it is relationship. Suppose you want someone to stay in your life. आपने दे दिया अपना 100%, उसके बाद भी वो बंदा नहीं रुका. कम से कम आपको जिंदगी भर भी रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि यार मैंने ये नहीं किया, अगर मैं ये करता तो ये रुक जाता या रुक जाती. Your academics, there are a lot of people who crack certain interviews after 5, 6, 7, 8 attempts. Because somewhere जब वो पहला अटेम्प्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा दे के वापस आते हैं तो उनको पता है कि कहीं पे मेरा ये छूट गया, कहीं पे मेरा ये रह गया, अगर इसको भी मैं कवर करके जाऊंगा तो शायद अगली बार और अच्छा करूंगा. और जब उन्होंने सब कर लिया तभी तो वो बोलते होंगे यार छोड़ हटा, ये मेरे लिए नहीं है. और अगर तब ये बोलते हैं कि छोड़ हटा मेरे लिए नहीं है तो उनको रिग्रेट नहीं होगा. अदरवाइज यू विल फाइंड very often people regretting and making this statement कि अरे हमारे टाइम पे ये easy था, अगर मैंने ये किया होता तो ये हो गया होता. To be able to live without a regret is not easy. It is very easy to say. ये चीज़ें कहने में बहुत आसान है, बट बिना रिग्रेट के जीने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगता है. I gave you a very small example. I take my son to his coaching. दिखा रहा हूँ, दिख रहा है लोगों को कि मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ. I'm just cutting down my regrets for my future days. मेरे बस में तो यही है ना. उसका कैलिबर, उसका टेम्परमेंट, उसकी कैपेबिलिटीज, तो वो करे अपना. So coming back to your free will versus acceptance, I think nobody stops in your life because you want them to be in your life. But maybe sometimes the word. For some time, not forever. And that makes things, वो और चीज़ों को बुरा बनाती है. जब आपके कहने से या दुनिया की वजह से कोई ज़िंदगी में आपके और दिन रुकता है, तो जितने दिन रुकता है वो उस रिश्ते को और ख़राब करता है. क्योंकि वहाँ से फिर बाहर निकलना उसको बाहर की दुनिया के लिए उतना पुराना कर देता है. You are outdated for those many days that you stayed in that relationship because of the world or because someone asked you to stay in that relationship. मतलब तो सिर्फ तब बने ना जब आपने वो डिसीजन लिया और उसको निभा ले जाओ. रुकना भी अब एक दिक्कत है. ये ना जानना कि कब चले जाना ये दिक्कत है. रुकना दिक्कत नहीं है.
हर चीज़ का एक सही टाइम होता है, वो सही टाइम बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है कभी। नहीं पता चलता है। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट इज़ द प्रॉब्लम। रुकना या चले जाना इज़ नॉट द प्रॉब्लम। हम्म। सोसाइटी में every marriage is not, everyone is not married who are married today because they are happy in the marriages. Maybe they don't know where to go because they have not created that space for themselves. Not everybody has the luxury of moving out of a relationship and still has a good place or safe place to survive by. So they choose to still be in that relationship. So actually you don't want to be with that person, but still You don't have a choice. you don't leave. You don't leave, ये आपका support system sort of, which is misunderstood largely, and people think that everything that is is good. love, and people think that is love. That is love. Then what is basically love? If Love at different stages it changes. I think it starts with a lot of attraction. It starts with a lot of lust and everything that makes you happy momentarily. Over a period of time, when you learn about that person, when you respect, when your happiness is not as important as his or her happiness is, when you start sacrificing, when you start cutting down on your wish list. So I think the day किसी और की खुशियाँ, किसी और की ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाहत, सेल्फलेसली जब आप किसी के लिए कुछ करने लगते हो, आई थिंक दैट इज़ लव. एंड इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. इट कुड बी फॉर योर पेरेंट्स, इट कुड बी फॉर योर किड्स, इट कुड बी जस्ट फॉर योर वेरी गुड फ्रेंड. प्यार is actually anything which is beyond a boundary is love. The moment you have a boundary around it, that's not love. अगर ये तो ये, अगर ऐसा तो ये मेरा ये इसलिए ये, that is not love. I could be loving somebody who is nobody to me, and I may not be loving somebody who has probably given me birth. Boundary नहीं है कोई. Over a period of time, respect is a kind of love. You can't today say that you don't love your parents, but you don't really show love way, right? But you respect them. You care for their choices. You care for what they expect from you. but with parents, isn't it default mode because they are literally a part of you? हो जाता अगर दुनिया का हर बच्चा ऐसा सोचता. I would have taken it as a default if every child, thought like this. There have been children who've abandoned their parents. There have been people who've killed their parents for money and property, and all kind of people. I've seen siblings fighting over a lot of issues with their parents amongst themselves and stuff like that. लव हमारी सोसाइटी में बना हुआ है दो अपोजिट जेंडर के बीच में होने वाली चीज़ के लिए. लार्जली दिस इज़ हाउ इन दो लोगों के बीच में लव होता है, एक मेल और एक फीमेल के बीच में. दैट्स हाउ लव इज़ परसीव्ड. लव अगर आप बोलोगे तो पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो एक लड़का और एक लड़की होती है. आई थिंक अगर सिर्फ उसी मोस्ट कंसीव्ड वाले प्यार की भी अगर हम लोग बात करें तो आई थिंक वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है. एक समय तक there is a lot of physicality involved in it. Over a period of time, then happiness is involved in it. Over a period of time, then sacrifices are involved in it. Then it takes a respect. This thing, that's maturity. आप जिन चीज़ों को लेके अपने 20s में लड़ते भिड़ते झगड़ते हो, I think in your 40s you learn to make peace with those things. That's also a kind of love, because there is no delete. Every time you fight with somebody whom you claim to love, you're actually spoiling that relationship, and it's not a machine. There is no delete. Every fight stays with you in your head. Okay, so finally, if we summarize this conversation, after seeing so many different pathways in this conversation,
would like to summarize this conversation by this one question that I had. I see you as someone who is both in the Gen Z but also not part of the Gen Z, for obvious reasons. So, what do you feel? There are so many good things about this generation, but still, what do you feel is wrong with this generation? नो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज जो हमारी जनरेशन थी और जो आज की जनरेशन है उसके सराउंडिंग में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. सो आई थिंक जो आपके प्लस हैं वही आपके माइनस हैं. ओवर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द प्लस, पर एट द सेम टाइम वही आपके लिए नेगेटिव भी है बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं पे आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं हो. इतना सब कुछ आपके पास आए एंड यू, सम ऑफ यू, आई वुडेंट से एवरीबडी, बिकॉज यहीं पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को जिसने सेग्रीगेट कर लिया और जिसको जो चाहिए वो ले लिया, they are successful and they are doing good. At the same time, people who've not been able to segregate it well, they haven't been able to move on from that and they get stuck with so much of information and they're confused. So I think जो अच्छा है वही बुरा भी है, but absolute बुरा कुछ नहीं है. मुझे नहीं लगता कि आपकी जनरेशन के साथ कुछ ऐसा बुरा है. इनफैक्ट आई सी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर जनरेशन. यू गाइज आर वेरी क्लियर एट अ वेरी वेरी अर्ली एज ऑफ लाइफ कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से, जो कि पहले नहीं होता था. सो आई गेस दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ओके. पहले के लोगों में ये क्लैरिटी नहीं थी. जहाँ तक रही जेनजी और ट्रेडिशनल दोनों होने की बात, मुझे लगता है कि आज की पेरेंटिंग का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू अनलर्न. दे आर स्टिल स्टक विद दैट आइडिया ऑफ हाउ दे वर रेज्ड एंड व्हाट द सर्कमस्टांसेस वेयर व्हेन दे वर दिस एज. वैसा कुछ है ही नहीं. सो वैसे किसी भी बेंचमार्क पे आज की जनरेशन को जज करना या उनकी परफॉर्मेंस को जज करना इज जस्ट नॉट राइट. So I had no choice but to unlearn. I had no choice to accept the new and go with the flow. And it's more enjoyable, to be very honest. I feel inclusive. I get to meet a lot of new kids, learn their perspective, and over a period of time, I've been accepted, and I guess I feel good about it. Acceptance in your surrounding, चाहे किसी भी जनरेशन की हो, आपको हमेशा एक फील गुड देता है. Okay. Okay, so I guess that was also all from my side. I honestly didn't know कि ये conversation planned गई या unplanned गई. जैसा भी था, I loved it the way it was. थैंक यू सो मच. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पहली बार मेरे साथ भी हुआ है कि मैं इन सब्जेक्ट्स पे मैंने इतनी बात की है. एंड आई टोटली लव्ड इट. आई थिंक ये पहली बार मेरे अंदर का पेरेंट इतना ज़्यादा प्रोनाउंस होके बाहर निकला है. आई जस्ट होप Maybe because you are addressing the Gen Z crowd. maybe, yeah. Highly possible. And all the best. You guys are doing a great job, and I'm pretty sure that you are reaching the right people and sending across the right message to both the youth and people of our generation. So great job. Thank you for being on AP Podcast, sir. Thank you so much. Pleasure is mine.